आज दोबारा उसी घर में जा रहा हूं जहां से सर झुकाकर निकला था। पता नहीं अब तक जो कुछ हो चुका उसे वो दोनों भुला भी पाए होंगे कि नहीं। पता नहीं मेरे साथ मदिया को देखकर उन्हें यकीन आएगा भी कि नहीं कि मैं बीती हुई हर बात अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूं और मदिया मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। पता नहीं उन्हें यकीन आएगा भी कि नहीं कि परीज़े मेरे लिए अब सिर्फ रेहान की बीवी है, सिर्फ रेहान की बीवी। पता नहीं मैं उन्हें ये यकीन दिला पाऊंगा भी कि नहीं। तुम लोग मुझे देखकर हैरान हो या मेरे साथ किसी को देखकर? ये मेरी बीवी है मदिहा। अभी कुछ दिन हुए हमारी शादी हुई है। कभी ना कभी एक दिन शायद तुम्हारे आगे आकर खड़ी हो जाऊंगी मैं मुसलमान के लिए। फिर पूछना अपने रब से कि इस लड़की की मोहब्बत का मैं क्या करूं। आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों को पहले इत्तला नहीं दे सका, लेकिन मैंने सोचा कि जब जाऊंगा तो फिर एक साथ ही खुशखबरी सुनाऊंगा। पर सिफात भाई बताया तो होता, हम एयरपोर्ट पे ही कोई ना कोई शादी का माहौल बना देते। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको किसी के साथ देख, और मैं तो पहली नजर में बता सकती हूँ कि आपका इंतखाब बहुत अच्छा है। तुम्हें देखकर यूं लग रहा है जैसे तुम बनी इसी घर के लिए। क्या नाम बताया था आपने इनका? मदिहा। वैसे
कुछ सुना सुना सा लग रहा है ये नाम। नहीं रेहान? ये नाम इन्होंने खुद अपने लिए मुंतखब किया है। खुद अपने लिए मुंतखब किया? क्या मतलब? हमें तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला। बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। एक मिनट हाँ। ये आपके लिए थैंक यू। और ये बड़ी बहू के लिए। आपको नहीं पता इस घर को बड़ी बहू का कब से इंतजार है। क्या बात है रेहान, तुम्हें मेरी जिंदगी की नई शुरुआत में खुशी नहीं हुई? मैं तो सारे रास्ते यही सोचता हुआ आया कि सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें होगी। खुशी के मारे तुम्हें जगह नहीं मिलेगी जहां तुम मेरी बीवी को बिठा। सबसे पहले आगे बढ़कर तुम ही इसे वेलकम कहोगे। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझे पहचान ही नहीं? या फिर शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तुम्हें बताए बगैर कैसे कर लिया। सॉरी यार, अब आ ही गए हैं तो बड़े दिल के साथ हमें वेलकम कह ही दो। ये अपना सब कुछ छोड़कर आएगी मेरी खातिर, सिर्फ मेरी खातिर। क्या सोचेगी ये? आप लोग रेहान से बातें करें, मैं जरा आपका कमरा अरेंज करवा कर आती हूँ। सिफात भाई, आप लोगों का सामान कहाँ है? सामान तो अभी तक टैक्सी में है। कमाल करते हैं आप भी। एक तो एयरपोर्ट से टैक्सी में आए, फिर सामान भी अभी तक वहीं छोड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि पहले तुम दोनों का मूड देख लूं, फिर हद करते हैं आप भी। मैं निकलवाती हूँ। फजल चाचा, फजल चाचा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम बताया था आपने? किस नाम से बुलाना चाहिए आपको? मदीहा बेगम। तुम इसे भाभी भी कह सकते हो। अगर तुम्हें मदीहा बेगम कहने में कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं, मैं मदीहा बेगम कह सकता हूं। बड़ा फेमिलियर नाम है ये मेरे लिए। अरे हाँ, तुमने बड़ा अच्छा याद कराया। वाकई मदीहा बेगम तो बड़ा फेमिलियर है हमारे घर के लिए। डैड को भी तो इसी नाम की औरत से मोहब्बत हुई थी ना, और तुम भी तो दिल्ली मदीहा बेगम की तलाश में गए थे। हाँ, मैं मदीहा बेगम की तलाश में गया। कहीं वो मदीहा बेगम यही तो नहीं? नहीं, ये कैसे हो सकती है? ये तो अभी अभी मदीहा बेगम बनी है मेरे लिए, मेरी मदीहा बेगम। चलो मम्मी से मिल लेते हैं। मैं नहीं जानता मम्मी का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि तुम मोहब्बत के हर इम्तिहान से गुजर सकती हो। अगर मम्मी नाराज भी हो तो तुम इसे इत्मीनान के सामने, उनके सामने सर उठाए खड़ी रहना कि मैं तुम्हारे साथ साथ खड़ा हूं। पास हो गए तो भी साथ साथ, फेल हो गए तो भी साथ साथ। मम्मी यहाँ नहीं है भाई, मुल्तान वाली हवेली गई। मम्मी और मुल्तान वाली हवेली? ये कैसे मुमकिन है? जब वक्त क़यामत की चाल चल जाए ना भाई, तो हर नामुमकिन बात मुमकिन हो जाती है। वैसे शादी का प्रोग्राम बनाने से पहले मुझे बताया तो होता, मैं पहुंचाती दुबई, बारात बरी समेत। फिर तो तुम लोगों की शादी का ऐसा बंदोबस्त करती कि वहां के शेख भी देखते रह जाते। वैसे किस तरह की शादी तुम लोगों ने? हाँ,
मेरा मतलब है कोई तो धूम धड़का किया होगा ना, कोई दोस्त अहबाब बुलाए होंगे, कोई तो तैयारी की होगी दुल्हन बनने की। वैसे सिफात भाई का तो मुझे पता है, सदा के बदजौक है। मगर तुम तो मुझे ऐसी बदजौक नहीं लगती। पता नहीं, वक्त ही नहीं मिला शायद। ऐसी भी क्या जल्दी थी, जिंदगी में एक ही मौका तो मिलता है दुल्हन बनने का, और मुझे तो लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो दुल्हन बनने की ख्वाहिश से बच सकती है। और फिर तुम तो बहुत अट्रैक्टिव हो, दुल्हन बन के कितनी खूबसूरत लगोगी, कभी सोचा है? अच्छा चलो आओ मेरे साथ मेरे कमरे में, मैं तुम्हें अपने कपड़े और जेवर पहना के दुल्हन बनाती हूँ। ये फीके फीके से रंग नहीं चलेंगे, हाँ चलो आओ। तो यूं वो मेरी जिंदगी में आ गई। जिस हंगामे के साथ वो मेरी जिंदगी में आई तो पहले तो कुछ पता ही नहीं चला कि जिंदगी में हो क्या रहा है। बस यूं लगा जैसे तपती धूप में चलते चलते मैं अचानक तेज बारिश के नीचे आ गया हूं, बहुत तेज बारिश के नीचे। पता तो तब चला जब बारिश थमी। बहुत अजीब है वो, बहुत अजीब। मेरे साथ निकाह में यूं आई जैसे अपने मुसलमान होने का इतराफ कर रही हो। कमाल है। उसमें बहुत सी बातें वही हैं जो पापा साहब में थी, या यूं कह लो कि पापा साहब की वो तमाम बातें जो तुम में हैं। जब वो बोलती है तो लगता है जैसे पापा साहब बोल रहे हैं, जैसे तुम बोल रहे हो। निकाह हो चुकने के बाद पूछने लगी कि हमारा रब हमारे इस रिश्ते से खुश तो हो रहा होगा ना। निकाह के बाद मैंने भी उससे कहा कि तुम्हारी जितनी भी ख्वाहिशें हैं मुझे बता दो, दिल चाहता है कि सारी जिंदगी तुम्हारी ख्वाहिशें गिन गिन के पूरी करता रहूं। मैंने खुद तो बड़ी बेमकसद जिंदगी गुजारी है, लेकिन जिस तरह तुम मेरी जिंदगी में उठकर आ गई हो, मुझे लगने लगा है जैसे मेरी हर सांस का कोई मकसद हो। पता है क्या कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये खबर रखना चाहती हूं कि मेरे रब ने मुझे कबूल किया या नहीं। अब मैं किसी मोहम्मदन से शादी के लायक हूं, बस ये खबर रखना चाहती हूं। कौन इजाजत नहीं देता? सोसाइटी की बात नहीं है, मेरा रब इसकी इजाजत नहीं देगा। रब? कैसी दुल्हन हो तुम? एक भी दुल्हनों वाला जोड़ा नहीं है। ठहरो, मैं अपना कोई जोड़ा लाके देती हूँ तुम्हें। ज्यादा भारी वाला जोड़ा मत देना। मैंने जब उसे पाकिस्तान लाने का फैसला किया तो कहने लगी कि पाकिस्तान के सिवा दुनिया के किसी भी हिस्से में ले चलो, लेकिन पाकिस्तान नहीं। इंडियन है ना, पाकिस्तान से तो डरेगी, काफी घबराई हुई है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे साथ रहेगी तो जान लेगी कि पाकिस्तानी भी उन्हीं की तरह मोहब्बत करना जानते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं ना? रेहान, तुम उसे यकीन दिलाओगे कि हम पाकिस्तानी मोहब्बत करना जानते हैं। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं रेहान, क्योंकि तुम्हारा जवाब ही मुझे एतमाद दिलाएगा कि वो इस घर में मोहब्बतों के बीच रहेगी। तुम उसे मोहब्बत दोगे ना, तो मम्मी और परीजे भी उसे मोहब्बत देंगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे इस घर में मोहब्बत का एहसास हो।
थैंक यू सो मच। यार ये दोनों खवातीन कहाँ रह गई? ये तो भूल ही गई हैं कि हम भी इस घर में रहते हैं। शायद परिजे तुम्हारा कमरा सजाने गई है। पागल है वो तो। उसका तो बस नहीं चल रहा है कि अभी इसी लम्हे घर में जश्न का समा पैदा कर दे। बल्कि मुझे डर है कि कहीं वो ऐसा कर ही तो नहीं रही। ऐसा करना भी चाहिए उसे। तुमने आखिरकार किसी को अपनी जिंदगी का जीवन साथी चुन ही लिया। इससे ज्यादा और क्या खुशी होगी हमें। मैंने उसे नहीं चुना, उसने मुझे चुना है। एक ही बात है। तो मैं जरा परिचय को देख के आता हूं। मैंने कहा ख्वाब तो लड़की के दिल में उम्र के 7 साल बड़ा होता है। ख्वाबों में तो न जाने लड़की कितनी बार दुल्हन बनती है, लेकिन इस जिंदगी में तो ये सिर्फ एक ही बार मुमकिन होता है। और अगर शादी मोहब्बत की हो ना, तो दुल्हन बनना ख्वाबों की ताबीर बन जाता है। तुम दोनों की मोहब्बत की शादी है। कह सकते हैं पसंद की शादी है, लेकिन वन साइडेड। मतलब तुम्हें मोहब्बत नहीं थी क्या? मुझे ही तो मोहब्बत थी। वो तो समझो किसी और की मोहब्बत की कैद में था, मैंने बस उसे छीन लिया। किस बात पे इतनी हैरत हो रही है? इस बात पे कि ये जानने के बावजूद कि वो किसी और से मोहब्बत करता है, मैंने उससे शादी कैसे कर ली? या फिर इस बात कि मैंने उसे किसी और की मोहब्बत की कैद से छीन कैसे लिया? शायद दोनों बातों पर। इसमें हैरत की क्या बात है? कभी मोहब्बत की है किसी से? लगता है तुमने भी मोहब्बत की है किसी से। हाँ? मेरी मोहब्बत का तुम्हारी मोहब्बत से क्या ताल्लुक? मोहब्बत किसी की भी हो और किसी से भी हो, उसका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक होता है। तभी तो हमें पता चलता है कि वो मोहब्बत में दिल के क्या मामले होते हैं जब हम किसी को किसी से छीन लेते हैं, या फिर वन साइडेड मोहब्बत ही सही, मगर मोहब्बत में किस तरह सुरखरू होते हैं। बस लगन सच्ची होनी चाहिए। ये तुम्हारे देवर साहब हैं भाई, इनसे क्या शर्माना। और रेहान अंदर आओ ना, देखो ना सिफात भाई की दुल्हन कितनी खूबसूरत है। अब ये तकल्लुफ वगैरह छोड़ दो, वरना ये अजनबियत कभी खत्म नहीं होगी। अरे तुमने तो मतिया से कोई बात भी नहीं की ना? आओ ना अंदर। इस तरह दरवाजे पे खड़े होकर जैसे गलती से किसी और कमरे में आ गए हो। हिसाब यूं तो अभी उम्र भर का बाकी है। हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। मैं मतिया को तुम्हारी और मेरी अजीबोगरीब मोहब्बत की कहानी सुना रही थी। ये और बातें किसे यकीन नहीं आ रहा था। क्या बात है रेहान? कुछ नहीं, वो भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा नहीं, अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहे होंगे। उनसे कहा होता कि थोड़ा सब्र करें। एक तो वैसे ही छुप छुपा के शादी कर ली, और अब अपनी दुल्हन को इतने बेरंग तरीके से घर के अंदर लाना चाह रहे हैं। उनसे जाके कहो थोड़ा इंतजार करें। ठीक है, मैं भाई को इंतजार करने का कहता हूँ। क्या हो गया इससे? अच्छा भला तो था इनके आने से पहले। इनके आते ही क्या बात हुई है दोनों भाइयों के बीच? फिर सिफात भाई ने कुछ कह तो नहीं दिया मेरे लिए? मुझे सिफात साहब के पास जाना है। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी तो मैंने सिफात भाई से नेक वसूल करना है।
बहुत पुराना हिसाब रहता है मेरा। और हाँ, मेरे नेक के मामले में कोई घटाई मत करना, पूरा पूरा साथ देना होगा मेरा। ये जो हमारी जिठानी और देवरानी वाला रिश्ता है ना, ये इसी पे डिपेंड करता है। ओके? हमारा बस क्या यही रिश्ता है? फिलहाल तो मैं नेक वसूल कर लूं, फिर सोचेंगे किसी और रिश्ते के बारे में। पहले मेरी हथेली पर नेक रखें, फिर अंदर जाने की इजाजत दूंगी। अरे उधार में काम नहीं चल सकता, मेरे पास पाकिस्तानी पैसे खुले नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, दिरहम्स दे दे, बल्कि डॉलर्स हो तो वो भी ठीक है। मुझे तो लगता है सारे मुल्कों की करेंसीज भरी हुई है और नेक देने में कंजूसी। यार तुम ही बता दो इस लड़की को कितना नेक देना चाहिए, ये तो बहुत लालची लड़की है यार। पता नहीं मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। क्या मतलब? बजाय ये कि तुम मेरी साइड लो, तुम तो यूं बन रहे जैसे कुछ जानते ही नहीं। मैं खुद ही दे देती हूँ। अरे बात सुनो, इधर एक मिनट ये बेईमानी है। कोई बेईमानी नहीं है। वैसे ही मेरा इतना सारा हक मार लिया, छुप के शादी करने को मैंने कहा था क्या? इसी तरह वसूल करूंगी मैं। मैंने अपने भाई के सदके ये डाका माफ किया। क्या 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 क्या? तो फिर अपने भाई से मदद में अंदर जाने के लिए मैं तो रास्ता नहीं देने वाली। यार तू ही मेरी कुछ मदद कर, ये तो बगावत को उतराई है तेरी बीवी। हटाए से नहीं रेहान, रेहान नहीं, रेहान ये चीटिंग है, ये बेईमानी है। रेहान थक गई बहुत। आप ट्रैंकुलाइजर्स क्यों खाते हैं? ज़हनी सुकून के लिए। लेकिन अब आदत बन गई है। कब तक चलेगी आदत? तुम्हारा सहारा रहा तो शायद छूट जाएगी आदत। और अगर मेरा सहारा ना रहा तो शायद इससे भी ज्यादा गोलियों का सहारा लेना पड़े। अब जीने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत तो होती ही है। आपने अपने भाई को मेरे बारे में कितना कुछ बताया? सोचा तो यही था कि कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन खुद को रोक नहीं सका ये बताने से कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी जिंदगी में आ चुकी हो, और ये कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूं। जिंदगी की इस लंबी सड़क पर तुमने खुद आगे बढ़कर मुझे थाम लिया है, और ये कि मैं तुम्हारा हाथ थामे तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूं, ये जाने बगैर कि कहां तक जाना है और कहां जाके वापस पलटना है। सॉरी, कभी कभी बिल्कुल याद नहीं रहता कि हमारे बीच क्या मामला तय हुए थे, बिल्कुल भूल जाता हूं। आपने अपने भाई को बता दिया है कि हमारे बीच क्या डिसाइड हुआ है, हमारे बीच का एग्रीमेंट? चाहते हुए भी ये नहीं बता सका, पता नहीं क्यों, या फिर यूं कह लो कि शायद मेरे दिल ने ही बताने की इजाजत नहीं दी। आप उन दोनों को ये नहीं बताएंगे? हम उन दोनों के सामने यूं रहेंगे जैसे
ये हमारी प्रेम की शादी हो। जैसे हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, जैसे टूट कर प्रेम करते हो एक दूसरे से, जैसे मैं केवल आपकी और आप सिर्फ मेरे। ऐसे ही करेंगे ना? ऐसा ही तो चाहता हूं, बिल्कुल ऐसा ही। मगर ऐसा सिर्फ हम दोनों के सामने करेंगे, लेकिन जब हम अकेले होंगे तो उसी एग्रीमेंट को निभाएंगे। उस एग्रीमेंट को निभाएंगे ना? ठीक है, जब हम दोनों अकेले होंगे तो इसी एग्रीमेंट को निभाएंगे। थैंक यू। मैं आपका ये एहसान कभी भी ना उतार पाऊंगी। ये एहसान ही ऐसा है जो कभी उतर भी नहीं सकता। मैं समझी नहीं। मेरे ख्याल में सो जाना चाहिए। मैं चेंज करके आता हूं। कितनी प्यारी है ना सिफात भाई की दुल्हन, और कितने प्यारे से नाम से उनको पुकारते हैं ना वो। मधु, मदिया बेगम, मदिया। मधु ज्यादा खूबसूरत नाम है ना, हम उससे मधु ही कहा करेंगे। ठीक है ना रेहान? क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है? क्या हो गया है तुम्हें? समझने की कोशिश करो। सिफात भाई खुद को कितना बदल कर आए। वो वाकई एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं मधु के साथ, हमारे साथ। हम इसी तरह तो उनको रिस्पॉन्स देकर उनकी नई जिंदगी में उनको आगे बढ़ने का सहारा दे सकते हैं, नहीं तो वो दोबारा उसी अंधेरे में खो जाएंगे। क्या हो लगा रखी है? कहा तो सिफात भाई से इतनी मोहब्बत थी कि मुझे भी उस मोहब्बत की कयामत से गुजार रहे थे, और आज जब वो खुद को इतना बदल चुके हैं, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, तो तुम पता नहीं कौन कौन सा हिसाब लेकर अपने दिल में बैठ गए हो कि तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है तुम्हारे चेहरे से जैसे तुम मधु को कह रहे थे कि क्यों आई हो तुम हमारे घर में। मैं तो बस यही दुआएं मांगे जा रही थी दिल ही दिल में कि कहीं मधु तुम्हारे चेहरे पर लिखी ये इबारत ना पढ़ ले। क्या तुम फजूल बातें कर रही हो? मैं कोई फजूल बात नहीं कर रही। तुम दूसरों से खुद को छुपा सकते हो, मुझसे नहीं। भूल जाओ सब कुछ, वो सब कुछ जो महज एक गलत फहमी की वजह से मेरे और सिफात भाई के बीच में हुआ, या वो जो मेरी वजह से तुम्हारे और सिफात भाई के बीच में हुआ। वैसे भी वो तुमसे माफी मांग चुके हैं और तुम उन्हें माफ कर चुके हो। उस माफी की जरूरत भी नहीं थी भाई को। जो बातें उससे बेख्तियारी में हुई, जिन एहसासात पर उसका बस ही नहीं चला, उनका माफी से क्या ताल्लुक? वैसे भी मैं सब कुछ भुला चुका हूं। पापा साहब कहा करते थे कि इंसान को अपनी आधी जिंदगी भुला देनी चाहिए, उसी में इंसान की आफियत है। मगर उस आधी जिंदगी का इंसान क्या करे जो भुलाई नहीं जा सकती? उस आधी जिंदगी से सिफात भाई का क्या ताल्लुक? मुझे किताब पढ़ने दो। तुम पढ़ कर रहे हो, तुम तो छुप रहे हो, वो भी मुझसे, जिसकी आंखें तुम्हें अंधेरे में भी देख सकती हैं। इधर देखो मेरी तरफ, नहीं तो तुम्हारी आंखों में घुस जाऊंगी।
एक बात पूछूं? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हें मधु का आना अच्छा नहीं लगा। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मधु का आना मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो भाई की जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी में तो नहीं आई। सो जाओ अब तुम। तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई आ भी नहीं सकता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि वो भी इंडियन है और निर्मलता भी इंडियन थी, तो शायद इसी मुनासबत की वजह से तुम्हें मधु का आना अच्छा नहीं लगा। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? वो कोई और थी, ये कोई और है। वो तो हिंदू थी, ये तो मुसलमान है ना।